जय भीम नवबुद्धाय साथियों, आप सबका स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो आपको अयोध्या के बारे में जानकारी देने वाला है, जो महाकाव्यों तथा राजनीति से परे वाला इतिहास है, जो कि आपको आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो में आप नए हैं, इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको भी इतिहास के सही पन्नों का जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक पहुंच सकती है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ना भूलिए और लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको भी इस वीडियो में पूरे महाकाव्य तथा जो राजनीति है उनके परे का इतिहास आपको आज के इस वीडियो में सुनने के लिए मिलने वाला है, देखने के लिए मिलने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से नए राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और उसका 22 जनवरी को शिलान्यास भी हुआ है। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को उद्ध्वस्त करके राम मंदिर का निर्माण करने की योजना बनाई हुई थी, क्योंकि वहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस विवाद और राजनीति ने अयोध्या को राजनीतिक और भावनात्मक रूप से इतना प्रभावशाली शब्द दिया है, उसकी जगह के 2000 साल से अधिक के रिकॉर्ड आप कायम कर सकते, तो इतिहास आपको सही मायने में समझ आएगा। अयोध्या को हिंदू महाभारत रामायण में राम जन्मभूमि को कहा जाता है। उसी तरीके से प्राचीन काल में साकेत के नाम से जाना जाता है। इतिहास में अयोध्या कैसी थी? प्राचीन भारत के अनुसार अयोध्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। ये प्राचीन इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी थी। ऐसे रामायण के नायक भगवान राम के संबंधी थे और हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो कहानियां लिखी हुई है उसमें सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग में, रामायण त्रेता युग में दूसरे युग की घटनाओं से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि राजा इक्ष्वाकु ये प्रथम मानव मनु के पुत्र है और सौर या रघुवंशी राजवंशी की इन्होंने स्थापना की और अपनी राजधानी अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर कौशल पर शासन किया है। अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। अपनी सौतेली माँ कैकेयी के द्वारा वनवास भेजे जाने पर राम ने लंका के राजा रावण को हराया और अयोध्या पर शासन किया। ये रामायण में कहा जाने वाला इतिहास है। लेकिन सदियों से इसके बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो हमें इतिहास के सही पन्नों तक हम पहुंचा जा सके। रामायण में प्राचीन काल में अगर हम ध्यान से देखें तो महाकाव्य से अगर बाहर आते हैं हम, तो हमें रामायण का आधार न लेते हुए भारत में जो प्राचीन व्यापारी या प्राचीन प्रवासी आए थे, जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। प्राचीन साकेत के रूप में अयोध्या कैसी थी, यानी कि हम देखेंगे तो 1862 और 63 में अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके बाद 1970 में ए नारायण, उसके बाद 1976 में बीबी लाल जैसे पुरातत्वज्ञों ने यहाँ पर खुदाई की है। इससे मदद मिली है, ये समझ आता है कि अयोध्या का भौतिक पुरातत्व स्थल कितना प्राचीन है। मार्च से अगस्त 2003 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर पीआर मनी के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई थी। मानव बस्ती का यह सबसे बड़ा साक्ष्य बनारस हिंदू विद्यालय के पुरातत्व ए नारायण ने अयोध्या की खुदाई में खोजा था, जो 1970 में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। बीआर मनी, ये जो बीआर मनी है, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन करते समय ईसा पूर्व 1100 से यहाँ के शायद यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण शहरों का और यहाँ पे पाए गए हुए निचले स्तर पर बरामद किए हुए ब्लैक स्लिप्ड वेयर से अंकुरित होते हुए देखे जा रहे थे। यहाँ सिरेमिक उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का अग्रदूत है, जो 6वीं और दूसरी शताब्दी ईसा के बीच का है। अयोध्या में
अयोध्या के सबसे व्यापक ऐतिहासिक विवरणों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एम्स्टर्न यूनिवर्सिटी के यानी कि विश्वविद्यालय के इतिहासकार जो हंस बेकर का है। बेकर जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ अयोध्या अयोध्या फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ सेवेंथ सेंचुरी बीसी टू मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, इन्होंने अपना शोध प्रकाशित किया था और ये बताते हैं कि अयोध्या भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो काशी जितना ही पुराना है, जो माना जाता है कि प्राचीन काल से साकेत के रूप में ये भारत के इतिहास में द्वितीय शहरीकरण का काल के रूप में माना जाता है, जो ईसा पूर्व छठवीं से दूसरी शताब्दी के दौरान उभरा हुआ है। ये प्राचीन इतिहास में सबसे रचनात्मक अवधियों में से एक था, जब महत्वपूर्ण नदी तटों के किनारे गांव शहरों में विकसित हुए व्यापार और वाणिज्य जो यहाँ पर फले फूले थे, जैसे तक्षशिला, काशी, श्रावस्ती और पाटलिपुत्र जैसे पुरानी बस्तियां शक्तिशाली शहर बन गई। जैसे जैसे भारत भर में व्यापार और वाणिज्य फला फूला तो व्यापार के महामार्ग उभरे। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक का बड़ा व्यापारी उत्तरापद, जिसे पूर्व पश्चिम मार्ग कहा जाता है, और राजगृह से जोड़ने वाला दक्षिणापद उत्तर काशी, जिसे राजगीर से दक्षिण में प्रतिष्ठान यानी पैठण तक, जो स्थान जहां से दोनों महत्वपूर्ण मार्ग पर दूसरे को काटते हुए एक व्यापारी शहर साकेत था, जो वर्तमान में आज अयोध्या है। साकेत ये कौशल महाजनपद में स्थित एक राजधानी का शहर था। लगभग 80 किलोमीटर दूर श्रावस्ती से ये भारत के इतिहास के श्रमण आंदोलन का भी एक समय था, जब बड़ी संख्या में श्रमण यहाँ पे अपने दर्शनों का प्रचार और प्रसार करते थे। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि बौद्ध ग्रंथों से अनुसार कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार इस शहर का दौरा किया है, जबकि जैन ग्रंथों का दावा है कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ और महावीर ने भी साकेत में उपदेश दिया है। बौद्ध और जैन सभाएं शहर के दक्षिण में पार्कों में आयोजित की जाती थी। ये उनके मठवासी प्रतिष्ठापनों की पहली नींव रखी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साकेत में महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों के साथ कई बौद्ध स्तूप थे, साथ ही जैन मंदिर भी थे, जिनमें आदिनाथ जो प्रथम जैन तीर्थकर का मंदिर भी शामिल था। ये सभी मध्यकाल में नष्ट हो गए। इसके अलावा एक बड़ी आबादी भी थी जो प्रारंभिक हिंदू धर्म से विभिन्न संप्रदायों से संबंधित थी, जिसे नागो, यक्षो तथा साथ साथ सूर्य के उपासक भी माने जाते हैं, जिसे लोग हिंदू धर्म के विविध संप्रदायों से माने जाते हैं, लेकिन ये श्रमण संस्कृति से आते हैं। साथियों, इसमें एक मजे की बात यह है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास राजा अजात शत्रु के द्वारा कौशल को मगध में मिला गया था। समय के साथ साकेत मौर्य साम्राज्य के अधीन एक छोटा व्यापारिक शहर बन गया था। यहाँ पाए गए पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है कि सम्राट अशोक के शासन काल में यहाँ कई बौद्ध संरचनाओं का निर्माण किया गया था। मौर्य काल चलता है तो सम्राट अशोक के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर मिलता है। मौर्य काल में साकेत द्वितीयांक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। अभी बात करते हैं हम साकेत में जो भी अवशेष आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप आएंगे तो आपको कुछ अवशेष मंदिर की खुदाई के उत्खनन में पाए गए, तो कई सारे न्यूज चैनलों में आए हुए ये सारी न्यूज़ है, जिसमें आपको अयोध्या के नगरी में मिले हुए जिस राम मंदिर का निर्माण हो रहा था वहां पर पाए गए कुछ अवशेष इस तरीके से है। तो साथियों, इसके साथ साथ भारत में ये जो चीन प्रवासी आए थे, उनमें से एक हिन्या, जिसे ये कहा जाता है कि ये हुनसांग है, जो भारत में आए थे। चीनी यात्री ह्युनसांग, जो कि कनौज के राजा हर्षवर्धन के समय में उनके शासनकाल के दौरान अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने हमें इस शहर का विवरण छोड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। उन्होंने एक शहर की लगभग वर्तमान अयोध्या के शहर से मिलता जुलता उनका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो हर्षवर्धन जो कनौज के राजा हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो चुका था। तो हमें कनौज का राजा चंद्रदेव का शासन, जिन्होंने सरयू नदी के तट पर चंद्र भगवान को समर्पित एक बड़ा मंदिर बनवाया था, जो औरंगजेब के आदेश से उसको नष्ट किया गया था, ये भी बात सामने आती है। लेकिन
हमें यहाँ पर जो अवशेष पाए जाते हैं, यानी अयोध्या जो है, इस अयोध्या पर किस तरीके से अतिक्रमण भी हुआ है, जो साकेत पर अतिक्रमण किया जाता है। तो साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात, लगभग ईसा पूर्व 170 ईसा पूर्व मौर्य राज्य के पतन के बाद साकेत पर इंडो ग्रीक राजा डेमेट्रियस प्रथम ने आक्रमण किया था। अभी एक ध्यान से देखिए, ये डेमेट्रियस, ये जो इंडो ग्रीक किंग है, इसके बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जो पाटलिपुत्र को जीतने के लिए निकला था, इसके बारे में हमें संस्कृत व्याकरणविद पतंजलि से पता चलता है कि उन्होंने महाभाष्य में व्याकरण के नियमों को दूसरी शताब्दी पूर्व में एक पतंजलि का एक महत्वपूर्ण भाग बताया जाता है। लेकिन मौर्योत्तर काल में साकेत एक छोटा स्थानीय साम्राज्य हुआ था, जो मगध के शुंगों को, यानी कि मगध के शुंगों को, और उनके साथ साथ जैसे हम ये ध्यान से देते कि तीन पुराने में हमें इसके बारे में साकेत एक प्रभावी राज्य भी था, उनके शासकों के बारे में हमें बात मिलती है। भारत इंडो यूनानी या यवनों को पीछे हटने के बाद एक क्षेत्र पर शासन किया था, जो 7 राजाओं की ऐतिहासिक पुष्टि हमें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में पाए गए देव राजाओं के सिक्कों की खोज में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो वहां पर हमें ये जो राजाओं के नाम पता चलते हैं, जिसमें फूलदेव है, वायुदेव है, विशाख देव है, पथदेव है और धनदेव थे। ये धनदेव कहा तो शुंग वंश से मिलता जुलता मिलता है। तो इसके बाद हमें शासक जो मूलदेव था, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मूलदेव का सिक्का अयोध्या में ढला गया हुआ देखने के लिए मिलता है। ये दूसरी शताब्दी कनिष्क सम्राट कनिष्क के अधिराज्य में साकेत आया था। तो साकेत के बारे में उसकी जानकारी वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। साथियों, ये मूलदेव का कॉइन है, जिसे हम कॉइन कहते हैं। तो ये भी हमें इतिहास के पुरातात्विक ढांचों में ये महत्वपूर्ण बात हमें देखने के लिए मिलती है। तो कई सारे सिक्के हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कुषाण का एक अभिलेख जो अफगानिस्तान में मिला था, जिसमें राजा कनिष्क ने अपने शासन की घोषणा की थी, तो उसने उसमें अपने क्षेत्रीय क्षेत्र तक, यानी कि साकेत और कौशंबी पाटलिपुत्र, जहां तक कुषाण का साम्राज्य था, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी हुई है। अयोध्या में बाद में आए गुप्त राजाओं के दौरान में यहाँ पर हमें विष्णु की पूजा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्यों में अयोध्या, साकेत को अयोध्या से नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर कुमार गुप्त, जो यहाँ पर जो अभिलेख पाया जाता है, कमरदंडा गांव में जो पाया गया अभिलेख है, जो करीबन यहाँ से अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूरी पर है। ये शिलालेख गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का है, जिसने अयोध्या के ब्राह्मणों के लिए दान की बात की है। और इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि अयोध्या का नाम यही से मिलता जुलता है, जो कि हमें कर्मदंडा का शिलालेख जो है, जो कर्मदंडा का शिलालेख हमें उस समय के जो अभिलेख पाए जाते हैं, तो कर्मदंडा गांव में मिला हुआ एक स्तंभ लेख है, जिस पर ये अभिलेख उत्कीर्ण है, उसमें अयोध्या का जिक्र आया हुआ है। तो अयोध्या का नाम उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। साथियों, इसके साथ साथ कुमार गुप्त प्रभावती गुप्त के सौतेले भाई थे, जिनका विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। यानी कि ये जो प्रभावती गुप्ता है, इनका विवाह वाकाटक रुद्रसेन से हुआ था। प्रभावती विष्णु और राम के अवतार से पहले हमें एक ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं तो गुप्त राजाओं का जो ये विष्णु प्रति और उन शैवपति प्रति जो आस्था थी, उसके बारे में भी हमें उनके अभिलेख से पता चलता है। तो हमें बाद में इसमें एक दिलचस्प बात हमें ये पता चलती है कि यहाँ पर खुदाई हुई अवशेषों में गोलाकार मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं। यानी कि गोलाकार मंदिर होते नहीं है, तो ये गोलाकार मंदिर उस समय की शैली है, जो कि ये कहा जाता है कि स्तूपों की रचना जिस तरीके से की जाती थी, वैसे ही यहाँ पर हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी जो असहिष्णुता थी, और उसके बारे में उन्होंने जिस तरीके से उस समय मंदिरों का और सभी अन्य मंदिरों का भी, यानी केवल हिंदू मंदिरों का ही नहीं, तो जैन मंदिरों का भी
विध्वंस हमें देखने के लिए मिलता है। काफ़ी मुगल साम्राज्यों में हो या इस्लामिक साम्राज्यों में, भारत में शिल्प कला का जो इतिहास बना हुआ था, तो वो कहीं न कहीं तो ध्वस्त करने का काम इस्लामिक शासन में हुआ था। ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। साथियों, ये जो इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है, इसमें और एक मज़े की बात है कि अयोध्या से थोड़ी नज़दीक की दूर में हम जाएँगे, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो जैन शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, अयोध्या के यहाँ पर ही इस जैन शिल्प का, यानी कि इसे ये कहा जाता है कि ये बीबी लाल ने जब 1976 में अयोध्या के बीच खुदाई की थी, तो वहाँ पर उन्हें टेराकोटा की जो एक छवि मिली थी, तो जिसमें एक जैन तपस्वी को दिखाया गया है। तो ये उनकी तस्वीर है, जो जैन तपस्वी की तस्वीर है, जो हमें अयोध्या से ही प्राप्त होती है। तो अयोध्या में अभी हम जो अभी हम जो सारे अवशेष देखते हैं, जिसमें ये सारे अवशेष है, ये कहीं ना कहीं तो जैन कलाकृति से निगडित है, और जैन शिल्पों से यहाँ पर निगडित हुई ये अवशेष हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये मणि पर्वत जो है, इसके बारे में इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इन्होंने ये बुद्ध स्तूप होने का दावा किया है, और इसके साथ बाजू में ही हमें कुबेर पर्वत भी देखने के लिए मिलता है। तो मणि पर्वत का ये ढांचा जो है वो ये कोई पहाड़ नहीं है, तो ये बताया जाता है कि ये मानव निर्मित कृत्रिम स्तूपों का निर्माण किया हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ की ईंटों के बारे में भी जानकारी दी है, यहाँ पर किस तरीके से ईंटें मिली थी इसके बारे में भी जानकारी हमें यहाँ पर दी हुई नजर में आती है। तो साथियों, ये मणि पर्वत हो, कुबेर पर्वत हो और अन्य पर्वत हो, तो यहाँ पर हमें ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी मिलती है। अभी बात करते हैं यहाँ के मंदिरों का निर्माण के बाद, यहाँ पे नजदीकी सुग्रीव नाम का पर्वत पहाड़ था, जहाँ पर स्तूपों का वर्णन भी मिलता है। तो साथियों, कहीं पर कुबेर पर्वत, मणि पर्वत और सुग्रीव पर्वत, ये उस समय में प्राचीन स्तूप हुआ करते थे, जो मौर्य कालखंड में बनाए गए थे। साथियों, ये इतिहास कुछ महाकाव्य से राजनीति से अलग होकर अगर हम देखते हैं, तभी हमें ये पता चलता है कि ये इतिहास कुछ अलग बातें बताता है। राम मंदिर का निर्माण किया हुआ हो कम से कम 2-2.5 एकड़ जमीन में है, लेकिन अयोध्या नगरी जो पूरे 73 एकड़ में फैली हुई ये नगरी है, जिसमें हमें प्राचीन काल के जैन तथा बौद्ध धर्मीय लोगों के प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेज हमें यहाँ से मिलते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। आपको इसके बारे में अगर ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, तभी आपको ये पता चलेगा कि ये इतिहास का पन्ना है, जिसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो साथियों, अयोध्या का ये जो आज का इतिहास चल रहा है, अभी अयोध्या का राम मंदिर तो बना हुआ है, सभी लोगों को राम मंदिर निर्माण तो हो चुका है, और इसीलिए सभी हिंदू लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं, ताकि उनके लिए ये बहुत ही आस्था का विषय था, तो उनके लिए राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन अभी इन्होंने ये भी बात को मानना चाहिए कि यहाँ पर पाए गए कुछ जो अवशेष है, या कि जैसे कि मणि पर्वत हो, कुबेर पर्वत हो, यहाँ पर जो ईंटों से मिलते हुए जो अवशेष है, वो किसी अन्य संप्रदाय के हो सकते हैं। तो उस अवशेषों को जतन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, या ये मानना चाहिए कि यहाँ पर ये अवशेष थे। तो ये नगरी केवल एक ही धर्म से या एक ही संप्रदाय से नहीं है, तो यहाँ पर अलग अलग संप्रदायों में आपको ये इतिहास पढ़ने को मिलता है। साथियों, पुरातात्विक एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनकी खुदाई के दौरान जो भी अवशेष पाए जाते हैं, उसे संग्रहालय में रखा जाता है। तो साथियों, ये सभी बातें आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से पढ़नी है, और ये समझना है कि इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ना आपको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि इतिहास कहीं अनसुनी ना हो जाए, और आपको इतिहास में जो महत्वपूर्ण बातें थी ये कहीं गुम ना हो जाए। इसके लिए आज का ये वीडियो था। अयोध्या के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाए थे, 1-2 वीडियो बनाए थे, जो कि अयोध्या का जब फैसला आया था उसी समय में हमने ये वीडियो बनाए थे, और ये भी कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं,
ये अवशेष किसी न किसी संप्रदाय से निगडित है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो बौद्ध संप्रदाय से है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 6 साल तक वर्षावास किया हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। इसीलिए साकेत, जिसे आज अयोध्या माना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बाद में बौद्ध धर्म का जब पतन होने लगा, तब अन्य संप्रदायों ने अपना हक या अपनी अपनी जगह यहाँ पर कायम करने की कोशिश की है, और इस्लामिक शासकों के दौरान यहाँ पे बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र की हानि भी हो चुकी है। ये भी हमें सभी को मानना चाहिए, ताकि ये इतिहास है और इतिहास को इसी तरीके से बदला नहीं जाता। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही नई वीडियो में। आज का इस वीडियो आपको कैसा लगता है? अयोध्या के बारे में जो हमने बातें रखी है वो थोड़ी सी अनसुनी भी हो सकती है। तो साथियों, अगर आपको अयोध्या के पूरे मामले का वीडियो चाहिए तो भी हम बना सकते हैं। किस तरीके से अयोध्या का जजमेंट आया हुआ है, जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए वो भी हम पूरी तरीके से वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और आने वाले अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ी पैमाने पर बौद्ध धर्म से जुड़े यार हिस्टोरिकल एविडेंस जितने सारे हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं साथियों, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।